14 जुलाई 1789 जनता के बीच एक ऐसी अफवाह फैलती है जिसके कारण जनता के बीच हड़कंप मच जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि फ्रांस के राजा और रानी को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब इस वीडियो के अंदर तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जितना कुछ जानना है उतना कुछ मिल जाएगा और कुछ इस तरह से मिलेगा कि तुम भुलाने पर भी नहीं भूल पाओगे। तो भाई और बहन इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बात है सन 1774 की, जब लुईस 16 फ्रांस का नया राजा बनता है और उसकी शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी से हो जाती है। अब देखो, क्योंकि लुईस 16 जब राजा बना था तब वो सिर्फ 20 साल का था और उसे राजनीति के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। अब क्योंकि उस समय फ्रांस के ऊपर टोटल 3 बिलियन लेबरों का उधार था एंड देयर वाज आल्सो नो मनी इन द रॉयल कैपिटल, तो राजा ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, उसने जनता से टैक्स लेना शुरू किया, बहुत बढ़ के। उस समय फ्रांस के लोगों को और भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे सोशल हायरार्की, रिलीजियन एंड देयर वाज आल्सो नो राइट्स फॉर द पीजेंट पीपल। अब तुम पूछोगे कि ये पीजेंट क्या होते हैं, तो उस समय जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। सबसे पहले आते थे क्लर्की, जो कि चर्च को संभाला करते थे, वो प्रीस्ट या पंडित टाइप के होते थे। राजा के बाद सबसे ऊंचे ओहदे पे जो लोग बैठते थे वो यही लोग होते थे। इनके बाद आते थे नोबल्स, यानी कि उस समय के अमीर आदमी, और सबसे लास्ट में आते थे फार्मर्स और आर्किटेक्ट। इन्हें पीजेंट्स कहा जाता था क्योंकि ये ना तो पढ़ाई में आगे थे और ना ही अमीर हुआ करते थे। राजा के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था वो सिर्फ पीजेंट्स पे लगा था। अब ये जो टैक्स था वो डेली नेसेसिटीज पे लगे थे, जैसे कि टबैको, नमक, शुगर, ऐसे चीजों पर। उस समय चर्च भी रिलीजन के नाम पर टैक्स लगाया करती थी, जिसे बोलते थे टेथ। अब फ्रांस की पॉपुलेशन उस वक्त लगातार बढ़ रही थी और इस बढ़ते पॉपुलेशन के साथ खाने पीने वाले चीजों का डिमांड भी बढ़ रहा था। हालात तो इतने बिगड़ गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग स्टारवेशन के चलते मरने लग गए। गरीब और गरीब होते जा रहे थे और अमीर होते जा रहे थे। यही सब देख के गरीब लोगों ने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ, लेकिन ये रिवोल्ट बुरी तरह से पिट गई क्योंकि ना लोग उस समय अमीर थे और ना ही उनके पास प्रॉपर एजुकेशन थी सरकार को चैलेंज करने के लिए। अब समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि लोग अब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने लगे, तो उस एज को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट। इस समय बहुत सारे महान फिलोसोफर्स बाहर निकले। उनका मानना यह था कि लोगों का जो हक होता है उनके जन्म से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निर्धारित किया जाना चाहिए इस बात से कि समाज में उनका क्या रोल है। ऐसे ही एक फिलोसोफर थे जॉन लॉक, जिनकी एक बुक बहुत प्रचलित हुई थी जिसका नाम था टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक ने गवर्नमेंट के मोनार्की को चैलेंज किया था। अब इस वक्त के लोगों के पास पैसा भी था और एजुकेशन भी, तो और क्या, शुरू होता है एक और रेवोल्यूशन जिसे हम जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। अब देखो, टैक्स कितना लगेगा वो राजा अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है। इसके लिए राजा को चाहिए अप्रूवल ऑफ स्टेट जनरल। अगर राजा को टैक्स भराना है तो उसे एक मीटिंग रखनी पड़ेगी जिसमें उसको बुलाना पड़ेगा तीनों स्टेट जनरल्स को। अब ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी सन 1614 को। उसके बाद लुईस 16 ने फिर से एक मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को। अब इसमें तीनों स्टेट जनरल से अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। पहले और दूसरे स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और तीसरे स्टेट ने टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ये जो मीटिंग थी इसमें किसी भी प्रकार के पीजेंट्स को अंदर आना अलाउ नहीं था। जो भी फार्मर और आर्किटेक्ट थे उन्हें बाहर ही रोक लिया गया था। अब इनकी जितनी भी दिक्कतें थे इन्होंने उन सारे दिक्कतों को खत में लिखा और ऐसे टोटल 4000 खतों को उन्होंने मीटिंग के अंदर भेज दिया। अब मीटिंग के अंदर जो भी नियम बनते थे उसे पास करने के लिए तीनों स्टेट जनरल्स को सिर्फ एक वोट देने का मौका मिलता था, लेकिन जो तीसरी पार्टी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हर एक मेंबर जो उस मीटिंग में बैठा है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उनका मानना ये था कि ऐसा होने से जो भी नियम निकलेगा वो और भी ज्यादा सटीक निकलेगा। लेकिन उस समय के राजा को ये प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने सीधा इस पे इनकार कर दिया। अब जो थर्ड स्टेट जनरल की पार्टी थी वो इस बात से नाराज हो गई और उसने मीटिंग छोड़कर बाहर निकलकर राजा के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। अब ये जितने भी लोग जो थर्ड स्टेट जनरल में थे और जितने भी पीजेंट्स जो बाहर जमा थे वो 20 जून इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सेलास में जमा होकर राजा के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी विद्रोह का शुरुआत करते हैं और अपने आप को नाम देते हैं नेशनल असेंबली का। उनका लक्ष्य ये होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए जिसके अंदर राजा के पास उतनी पावर नहीं होगी जितनी अभी के वक्त है। इस असेंबली के 2 लीडर थे, मिराबेओ एंड एबेसियस। अब दोस्तों, भारी ठंड के कारण जितना भी अनाज था वो नष्ट हो चुका था। इसी बीच हमें देखने मिलता है कि पेरिस के महिलाओं ने खाने की कमी के कारण आसपास के दुकानों को लूटना शुरू कर दिया था। अब ये सब रोकने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को शहर में भेजा और ये देखने के बाद एक अफवाह फैलने लग गई कि राजा ने सभी लोगों को मारने के लिए अपने सैनिकों को शहर में छोड़ दिया है। राजा का ये डिसीजन आग में घी डालने जैसा था। अब जो जनता का आक्रोश था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब ये सब शांत करने के लिए राजा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब सत्ता में आने के बाद 4 अगस्त 1789 को ऑर्डर एक पास होता है असेंबली के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ था
कि चर्च के द्वारा जितना भी हथियाया हुआ ज़मीन है और चर्च के द्वारा जो भी टैक्स लगाया जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए और ज़मीन को वापस लौटा दिया जाए। ये निर्णय काफ़ी सक्सेसफुल साबित होती है और सरकार को टोटल 2 बिलियन लेबरों का फायदा होता है। इसी बीच 1789 को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि राजा के पावर्स को लिमिट कर दिया जाता है और राजा के पास सिर्फ अब एक पावर बची रहती है जो कि होती है वीटो की पावर, जिसका कि बेसिकली काम ये होता है कि कोई भी निर्णय फाइनल में जब राजा के पास जाएगा तो उसे अप्रूवल या डिसअप्रूवल राजा ही देगा। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई गवर्नमेंट सिस्टम बनाई जाती है जिसमें कि 3 भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव का जो काम होता है वो होता है रूल बनाना, एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो होता है कि रूल को चेक करना कि कोई नियम को पाल रहा है या नहीं पाल रहा है, एंड जुडिशरी का काम होता है, यू गेस्ड राइट, पनिश करना। और एक नए वोटिंग सिस्टम को भी सामने रखा जाता है। लेकिन इस सिस्टम में भी एक कैच है। अब देखो, फ्रांस की उस टाइम की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो थी 24 मिलियन। आउट ऑफ दोस 24 मिलियन ओनली 4 मिलियन पीपल वेयर अलाउड टू वोट, एंड दोस 4 मिलियन पीपल वेयर रिच पीपल जो कि 25 साल से ऊपर थे। और मेरी बात पे ध्यान दो, कोई भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, और जो लोग वोट दे सकते थे उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिव सिटीजन्स, और बाकी जितने भी लोग थे उन्हें हम लोग बोलते हैं पैसिव सिटीजन्स। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो टोटल 50,000 इलेक्टोर्स को वोट देते थे। ये जो 50,000 इलेक्टोर्स थे वो टोटल 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, जिनका काम होता था कि किंग के ऊपर कंट्रोल रखा जाए। अब इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसी इक्वलिटी है जिसके बीच में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं है और सिर्फ अमीर आदमी ही वोट दे सकते हैं। अब जो किंग लुई 16 थे वो इस सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि इस सिस्टम को डिमोलिश कर दिया जाए। इसी के कारण उन्होंने आसपास के राज्यों से सपोर्ट लिया और उन्होंने बोला कि तुम मेरे ही देश पर युद्ध छेड़ दो जिसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और तुम इस नेशनल असेंबली को उखाड़ कर फेंक दो। बट उनके कुछ करने से पहले ही 1789 को नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्सिया पर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। अब दोस्तों तुम ये समझो कि ये जो नया सिस्टम था इसके अंदर जो अमीर लोग थे उनका सिग्निफिकेंस जो था वो गरीब से बहुत ज़्यादा था, और इसी बात पर डिसएग्री करते हुए एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधाराओं में मान्यता रखते थे। अब ऐसी ही एक पार्टी थी जॉबिन क्लब, जिसका कि लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब क्योंकि वॉर के बाद बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के कारण इन्हीं लोगों ने एक और रिवोल्ट शुरू कर दिया किंग के खिलाफ। इस रिवोल्ट का प्लान ये था कि ये राजा को कैप्टिव बना लेंगे, और ऐसा ही हुआ। 10 अगस्त को इन्होंने राजा को और उसके फैमिली को कैप्टिव बना लिया। एंड ऑन 21 सितंबर 1792 मोनार्की वाज कंप्लीटली डिमोलिश्ड इन फ्रांस। एंड ऐसे ही फॉर्मेशन होता है एक नए रिपब्लिक का, और ऐसे ही फ्रांस बनता है दुनिया का पहला रिपब्लिक कंट्री। एंड देन लुई 16 वाज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर एंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ अलोंग विद हिज वाइफ। एक जगह का नाम जो प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड है, वहाँ पे 21 जनवरी 1793 को उन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब और क्या, एक राजा एक रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी और बची हुई है, सुन लो पूरा। अब जो ये नई सरकार बनी थी, अब ये उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ होते हैं। उन्हें अगर जरा सा भी शक होता था कि ये बंदा डेमोक्रेसी के खिलाफ है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर दिया करते थे उनके परिवार वालों के साथ। लेकिन ये जो नई सरकार है इन्होंने एक बहुत अच्छा नियम सामने लाया था स्लेवरी के खिलाफ। अब देखो, तुम पूछोगे कि स्लेवरी क्या होता है, तो होल्ड अप अ मिनट, लेट मी टेल यू। तो उस समय के जो फ्रांस के कैरेबियन कॉलोनीज थे, जैसे कि मार्टिनिक, गुआडेलोसिप एंड सान डोमिगो। अब फ्रांस का जो मेन इम्पोर्टेड तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी जो था वो यहीं से आया करता था। लेकिन समुद्र के उस पार जाकर फ्रांसीसी लोग यहाँ पर काम नहीं करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, वो अफ्रीकन कोस्ट पर जाकर ह्यूमंस को खरीदते थे, उन्हें स्लेव बनाते थे, जंजीरों में बांधकर अपने उन कॉलोनीज पर ले जाते थे और उन्हें वहाँ पर जाकर खटवाते थे। अब जो नई सरकार आई थी वो चाहती थी कि ये सिस्टम को डिमोलिश कर दिया जाए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। बट रोबेस्पियर जो उस समय सरकार का मुखिया था वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, एंड ही वांटेड टू बिकम अ डिक्टेटर। अब उसके साथ भी वही हुआ जो होते रहा है। 1794 ही वाज फाउंड गिल्टी एंड एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एंड द गवर्नमेंट ऑफ जॉबिन्स क्लब वाज डिमोलिश्ड। अब मैं एक बात तो भूल ही गया, इन द समर ऑफ 1789 अ रूल वाज पब्लिश्ड। इस नियम के अंदर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई। इससे पहले पत्रकार अपने मन का कुछ भी नहीं छाप सकते थे और नाटककार जो थे उन्हें नाटक करने से पहले सरकार का आदेश लेना होता था। इस नियम के बाद लोग अपने विचारों को खुलेआम सबके सामने ला सकते थे, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट था।
अब देखो, जॉबिन क्लब के गिरने के बाद जो रिच पीपल थे उन्होंने सरकार को टेक ओवर कर लिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जिसके अंदर रिच पीपल ने वोट डाल के 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया, जिन्हें हम आज जानते हैं लेफ्ट विंग एंड राइट विंग के हिसाब से। लेफ्ट विंग और राइट विंग के अंदर 5-5 अधिकारी होंगे जो कि अपने विचार को सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों के बीच में टकराव शुरू होने लग गया और इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता में अपनी एंट्री मार दी और सन 1804 को नेपोलियन फ्रांस का नया राजा बन जाता है। अब देखो, किंग का सिस्टम को फ्रांस से पहले उठाकर फेंक दिया गया और लेटर ऑन फिर से किंग का ही सिस्टम वापस फ्रांस में आ गया। पहले तो लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया क्योंकि इसने यूरोप के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा नेपोलियन ने भी अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया एंड फाइनली ही डाइड इन 1815 इन दी वॉर ऑफ वाटरलू। रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? देखो, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं तक था, लेकिन अगर ऐसा और वीडियो देख तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का प्रोसेस लगभग 3-4 दिनों का होता है दोस्त। सी यू गाइस, बाय।